तो हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हमने उसका कॉलिजन वाला टॉपिक पढ़ना है। कॉलिजन क्या होता है, कितने टाइप के कॉलिजन होते हैं, और हम वन डायमेंशनल कॉलिजन के बारे में भी समझेंगे। तो द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बाय विच द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी चेंजेस इज कॉल्ड कॉलिजन। क्या बोला उसने कि द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होने वाला म्यूचुअल इंटरेक्शन। कॉलिजन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, टकराना। जब दो कोई ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बाय विच जिसके कारण क्या होता है, द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी चेंजेस इज कॉल्ड कॉलिजन। तो कॉलिजन का मीनिंग ये हो गया, जब कोई दो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी दो बॉडी आपस में शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इंटरेक्ट करते हैं, म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और एनर्जी भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसा जब भी इंटरेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उसको हम कॉलिजन कह देते हैं। ध्यान रखना, कॉलिजन के लिए शर्त क्या है, मोमेंटम और एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। ऑब्जेक्ट की, दोनों ऑब्जेक्ट की मोमेंटम और एनर्जी चेंज होनी चाहिए, तभी हम उसको कॉलिजन कहेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉलिजन। कॉलिजन के जनरली थ्री टाइप होते हैं। पहला टाइप हो गया परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, द कॉलिजन इन विच मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, या फिर सिस्टम समझ लो। द कॉलिजन, ऐसा कॉलिजन जिसमें मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम की क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, यानी कि कंजर्व रहे। तो ऐसा कॉलिजन जिसमें मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है, ऐसे कॉलिजन को हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कह देते हैं। एग्जाम्पल भी हैं इसके, कॉलिजन बिटवीन टू मार्बल टैबलेट। ये क्या चीज़ है भाई, दो जो कांच की गोलियां होती हैं, दो कांच की गोलियां जिससे हम कंचे खेलते हैं, तो दो कंचों के बीच में होने वाला जो कॉलिजन है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं, क्योंकि इस केस में मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं। कॉलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ध्यान रखना ये भी इसका एक एग्जांपल हो जाता है कि दो मॉलिक्यूल हैं गैस के, वो आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, तो वो भी एक परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का ही एग्जांपल है। और चीज भी ध्यान रखनी है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व ही रहती है। रिमेंबर, द फोर्स अप्लाइड इन दिस कॉलिजन इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना है कि इस कॉलिजन में जो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फोर्स जनरली दो टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में जो फोर्स अप्लाई होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन की। इन इलास्टिक कॉलिजन, द कॉलिजन इन विच मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व बट मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट कंजर्व इज कॉल्ड इन इलास्टिक कॉलिजन। इस टाइप के कॉलिजन में, इस टाइप के म्यूचुअल इंटरेक्शन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो भी हमारे पास सिस्टम है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, जो क्या है मोमेंटम, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, बट मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट कंजर्व, बट उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इज कॉल्ड इन इलास्टिक कॉलिजन। ऐसे कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं जिसमें सिस्टम का क्या मोमेंटम कंजर्व रहे लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ना रहे। एग्जाम्पल भी है इसकी, कॉलिजन ऑफ बॉल ऑफ रबड़ विद बॉल। क्या बोले, एक रबड़ की बॉल है हमारे पास, उसको अगर हम दीवार से मारें तो उसका जो कॉलिजन वहां पे होगा दीवार के साथ, उसको हम कहेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन। एंड कॉलिजन ऑफ टू व्हीकल्स इन अ रोड, और आप रोड एक्सीडेंट में अगर दो व्हीकल आपस में टकरा जाते हैं तो ऐसे कॉलिजन को भी इन इलास्टिक कॉलिजन कह देते हैं। अब बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की। थर्ड टाइप हो गया इलास्टिक कॉलिजन का, क्या कॉलिजन का थर्ड टाइप है। तो कॉलिजन का थर्ड टाइप हो गया, पहला टाइप हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा हो गया इन इलास्टिक कॉलिजन, अब तीसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। द कॉलिजन इन विच इंटरेक्टिंग बॉडीज बाउंड टुगेदर आफ्टर इंटरेक्शन। इस कॉलिजन में क्या होता है कि जब भी ये म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो इंटरेक्शन होने के बाद वो दोनों बॉडी आपस में क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं। एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। और क्या करेंगे, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या होगा, देखो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए, उनमें म्यूचुअली इंटरेक्शन हुआ, तो इंटरेक्शन होने के बाद दोनों बॉडी आपस में बाउंड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूवमेंट करने लग जाएगा सिस्टम। इसी टाइप के हम कॉलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। इस टाइप के कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बट मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट कंजर्व, ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, द बुलेट स्टक इन अ सैंडबैग। एक बुलेट फायर करी है किसी बंदूक से या किसी गन से, एक बुलेट हमने फायर करी, तो वो जाके सैंड बैग में अगर फंस जाती है, तो इस टाइप का जो हमारा जो कॉलिजन है उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन कह देंगे, क्योंकि इस केस में मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, और बट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। रिमेंबर, यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखनी है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में दे आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं कॉलिजन के लिए वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब हम इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, हमें परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन इसको समझना है, और उससे उसके लिए हमें कुछ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं, उसको देखते हैं। व्हेन इंटरेक्टिंग बॉडीज मूव्स इन अ सेम पाथ एज अर्लियर बिफोर इंटरेक्शन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन।
अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट हैं, वो इंटरेक्ट होने के बाद भी, यानी कि देखो यहाँ पे तो पहले दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मास m2 है, और ये इनिशियली u1 वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है और b वाला जो ऑब्जेक्ट है वो u2 वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है। जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं म्यूचुअली, उसके बाद क्या होता है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करें, अगर उसी डायरेक्शन में सेम पाथ में मूवमेंट करें तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे ये वन डायमेंशनल मोशन है, जहां से आ रहा था ठीक उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, व्हेन इंटरेक्टिंग बॉडीज मूव्स इन अ सेम पाथ एज अर्लियर बिफोर इंटरेक्शन, यानी कि इंटरेक्शन करने से पहले जिस पाथ पे मूवमेंट वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे दोनों के दोनों, अगर उसी पाथ पे मूवमेंट वो करते हैं आफ्टर इंटरेक्शन भी, तो इस टाइप के कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं, वो भी वन डायमेंशन में। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी, इसका मास m1 है, इसका मास m2, ये u1 वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है। और जब इंटरेक्शन हो जाता है, इंटरेक्शन के बाद दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो v1 और v2 फाइनल वेलोसिटी से मूवमेंट करेंगे। तो क्या लिखा है, लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद u1 एंड u2 आफ्टर इंटरेक्शन देयर स्पीड इज v1 एंड v2। क्या बोला है, ऑब्जेक्ट है मास m1 और m2 का, वो u1 एंड u2 वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं, एंड इंटरेक्शन के बाद उनका जो स्पीड है v1 और v2 हो जाता है। नाउ हम क्या जानते हैं, देखो सिंस मोमेंटम कंजर्व इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, हम यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब है, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा m1 u1, और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा m2 u2, इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन क्या होगा उसका मोमेंटम m1 v1। देखो इस ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन के बाद जो मोमेंटम होगा m1 v1 हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा m2 v2 हो जाएगा। तो क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन में हमने m1 u1 लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन, ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम ये है। इसी तरीके से आफ्टर कॉलिजन जो है ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ये होगा और बी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ये होगा m2 v2। ये साफ दिख रहा है यहाँ पे, u1 क्या है, ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी, और u2 क्या है, ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरीके से v1 क्या है, ऑब्जेक्ट ए की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इंटरेक्शन, एंड v2 क्या है, ऑब्जेक्ट बी की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इंटरेक्शन, एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इस केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो उसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते बिफोर इंटरेक्शन, ए ऑब्जेक्ट की क्या निकल के आएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसी तरीके से इस बी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 u2 स्क्वायर। फिर हम आफ्टर इंटरेक्शन इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ए ऑब्जेक्ट का क्या निकलेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये m2 v2 स्क्वायर। इस तरीके से अब देखो हमने इस इक्वेशन एक को ले लेते हैं यहाँ पे दोबारा से, m1 u1 हमने क्या करा, देखो m1 वाले टर्म एक तरफ लिया है, ये m1 u1 था, ये m1 v1 है, इसको इस तरफ लिया है माइनस में। इसी तरीके से m2 u2 को उस तरफ माइनस में भेज दिया। अब यहाँ से m1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे u1 माइनस v1 बच गया, इक्वल टू यहाँ पे से माइनस के साथ m2 कॉमन ले रहे हैं तो u2 माइनस v2 अपने आप सिंपली वहाँ पे बच जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 को भी लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को जब हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, m1 वाले एक तरफ ले लेंगे, m2 वाले एक तरफ ले लेंगे, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन, ठीक इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन और बन के आएगा, जिसको हम बोलेंगे m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 3 बनाई थी, इक्वेशन 4 भी बनाई थी, तो इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1। इसी तरीके से इस तरफ भी आ जाएगा माइनस साइन के साथ दोनों के दोनों, m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर m2 u2 माइनस v2। अब क्या है यहाँ पे, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। जनरली जो होता है क्या होता है, देखो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया जो होता है a माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। ये फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या होगा, देखो a माइनस बी a प्लस बी। सिमिलरली इस तरफ भी होगा a माइनस बी a प्लस बी। अब जो कैंसिल होगा वो कट जाएंगे, बचेगा क्या, u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। और कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में v1 माइनस v2, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब ये u1 माइनस u2 क्या है, u1 माइनस u2 है क्या यहाँ पे, द रिलेटिव वेलोसिटी टू अप्रोच। वो ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 हमारे पास दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच करने की, मतलब पास आने की उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। एंड ये v2 माइनस v1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी टू गो फार, यानी कि क्या कहते हैं, ये दूर जाने की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया इक्वेशन नंबर 5 से,
द रिलेटिव वेलोसिटी टू अप्रोच द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी टू गो फॉर द ऑब्जेक्ट। तो इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम इस इक्वेशन 5 को एक बार लिखते हैं दोबारा से। V2, अब देखो यहाँ जब हम इस इक्वेशन 5 को लिखेंगे तो यहाँ से मैं V2 का एक्सप्रेशन निकालूंगा। तो V2 का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, हमें करना क्या है, हमारे पास U1 एंड U2 तो नोन होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमें ऑब्जेक्ट की पता हो, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है V1 और V2। तो उसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक केस लेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन को लिख देना है। यहाँ पे लिख दिया। इस इक्वेशन को लिखने के बाद हमने V2 कैलकुलेट करा तो V1 इधर प्लस में चला जाएगा, तो बचेगा V1 और U1 दोनों प्लस में आ जाएंगे और U2 माइनस में हो जाएगा। अब इस वैल्यू को, जो हमारे पास ये वैल्यू है क्या, V2 बराबर V1 प्लस U1 माइनस U2, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, क्या थी, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 और V2, और V2 की जगह पूरा एक्सप्रेशन यहां से ये आ जाएगा, यहां इस तरीके से। अब क्या हो गया, देखो अब हम यहाँ पे इस M2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे भी और इससे भी, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो ऐसे ही आ जाएगा, M1 U1 M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V1 प्लस M2 U1 और माइनस आएगा M2 U2। अब क्या होगा, देखो अब हमने क्या करना है, देखो U1 वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे, जैसे ये M1 U1 था, यहाँ पे भी M2 U1 है, तो ये इस तरफ आ गया, देखो इसके साथ माइनस में, ये M2 U1 इस तरफ माइनस में आ गया। इसी तरीके से ये M2 U2 है और इधर M2 U2 माइनस में, तो ये इस तरफ प्लस में आ जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, देखो M1 V1 M2 V1, तो इन दोनों में से V1 कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2 बच जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से M1 U1 माइनस M2 U1 में से U1 कॉमन ले लेंगे, तो M1 माइनस M2 बच जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ देंगे, ये सेम नंबर है, तो ये हो जाएगा 2M2 U2 और ये M1 प्लस M2 इसके डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, तो V1 वेलोसिटी निकल जाएगी ऑब्जेक्ट ए की फाइनल वेलोसिटी। सिमिलरली हम V2 निकालेंगे ऑब्जेक्ट बी की फाइनल वेलोसिटी, तो निकल के आएगी, देखो बस यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करनी है, ये M2 माइनस M1 हो जाएगा, ये U1 की जगह U2 प्लस ये 2M2 U2 था, ये 2M1 U1 हो जाएगा, और ये M1 प्लस M2 ठीक इसी तरीके से रहेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने आफ्टर इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर दिया। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन में दो इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं जो इनिशियली U1 एंड U2 वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही हैं, और आफ्टर इंटरेक्शन उनकी वेलोसिटी V1 और V2 हो जाती है। ये बात हो रही है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, उस केस में V1 और V2 हम कैलकुलेट कर चुके। अब हम M1 और अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने V1 और V2 दोनों कैलकुलेट कर दिए। इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, अब सपोज कर लो M1 और M2 दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं सेम मास के हैं और उस मास को हमने M कंसीडर कर लिया, तो V1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो M1 एक्सप्रेशन क्या निकला था V1 का, M1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। हमें क्या करना है, इस M1 की जगह भी M रखना है, इस M2 की जगह भी M रखना है, इसी तरीके से यहाँ भी M रख देना है, यहाँ भी M रख देना है, M प्लस M2M हो जाएगा। ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 2M से 2M भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा V1 बराबर U2। तो ये क्या चीज है, देखो V1 बराबर U2 का क्या मतलब है, देखो जो ऑब्जेक्ट B का इनिशियल वेलोसिटी था, जो ऑब्जेक्ट B का इनिशियल वेलोसिटी था वो ऑब्जेक्ट A का फाइनल वेलोसिटी बन गया। ध्यान से देखने में यही पता लगता है, U2 क्या है, ऑब्जेक्ट B का इनिशियल वेलोसिटी, और V1 क्या है, ऑब्जेक्ट A का फाइनल वेलोसिटी। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है, जो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया। इसी तरीके से क्या निकल के आ जाएगा, V2 U1 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट A का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट B का फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये दो यहाँ पे एक अच्छे से क्या निकल के आ गए, रिजल्ट आउटकम निकल के आ गए, इनका ध्यान रखना है। अब मान लो इफ U2 इज जीरो, U2 इज जीरो का मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट B है वो क्या है भाई, रेस्ट स्टेट में। ऑब्जेक्ट B क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, और केवल ऑब्जेक्ट A ही यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, यानी कि मूवमेंट कर रहा है ना। U2 इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, B जो ऑब्जेक्ट था उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब B ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, जो B वाला यहाँ पे, क्योंकि U2 जीरो ले रखा है। इस केस में हमने V1 को कैलकुलेट करेंगे, पहले V1 का फॉर्मूला रखेंगे और U2 की जगह जीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और V2 का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा जब हम U2 को जीरो पुट करेंगे। अब नाउ इफ M1 इक्वल टू M2, अब मान लो M1 बराबर M2 आ जाए। अभी तो हमने क्या करा, U2 को जीरो माना, मतलब कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट B रेस्ट पोजीशन में, उस केस में ऑब्जेक्ट A का फाइनल वेलोसिटी यह है और ऑब्जेक्ट B का फाइनल वेलोसिटी यह है आफ्टर इंटरेक्शन, है ना। तो अब क्या है, देखो अगर हम M1 और M2 को बराबर कंसीडर कर लें, इसी केस में जब ऑब्जेक्ट B क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, उस केस में अगर दोनों के मास बराबर हो जाएं तो V1 जो है वो जीरो हो जाएगा और V2 U1 के बराबर हो जाएगा। यहां से क्या पता लगा, देखो
V1 जीरो हो गया, कहने का मतलब क्या, इनिशियली देखो यहाँ पे क्या ध्यान देने की बात है, U2 जीरो है मतलब B वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ U1 है, यानी कि U1 की कुछ ना कुछ वैल्यू, यानी कि 1 वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। लेकिन आफ्टर इंटरेक्शन क्या हुआ, देखो अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास बराबर हो जाते हैं तो इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ, V1 जीरो हो गया। V1 जीरो का मतलब क्या, जो A वाला ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में आ गया और B वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, देखो ये B वाला ऑब्जेक्ट ए वाले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है V2 बराबर U1 का क्या मतलब हो गया, U1 क्या है, ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी, और V2 क्या है, ऑब्जेक्ट बी की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इंटरेक्शन। तो यहां से क्या पता लगा, पहले हमने U2 को जीरो माना, मतलब ऑब्जेक्ट बी रेस्ट था, रेस्ट पोजीशन पे था, लेकिन ऑब्जेक्ट ए कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है, उस केस में हमने V1 भी निकाल दिया और V2 भी निकाल दिया। अगर M1, अब अगर इसी केस में M1 और M2 बराबर हो जाए, मतलब दोनों मास बराबर हो जाए, दोनों ऑब्जेक्ट बराबर मास के हो जाए, तो V1 डायरेक्टली जीरो आ जाएगा जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, और इसी तरीके से V2 U1 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या पता चला यहाँ पे कि इनिशियली ऑब्जेक्ट बी रेस्ट पे था, लेकिन आफ्टर इंटरेक्शन अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास बराबर हैं तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ए वाला था वो रेस्ट पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बी वाला मोमेंटम करने लग जाएगा विद द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ए। इस केस में देखो हुआ क्या है, देखो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ए मूवमेंट कर रहा था, इनिशियली ऑब्जेक्ट ए का मूवमेंट हो रहा था, और ये मूवमेंट जो है ऑब्जेक्ट बी के मूवमेंट में चेंज हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का मूवमेंट तो जीरो हो गया आफ्टर इंटरेक्शन। इस केस से क्या पता लगा, मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ट्रांसफर टू बी, यानी कि ऑब्जेक्ट ए ने अपनी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट बी को ट्रांसफर कर दी है, इसलिए V2 बराबर U1 निकल के आया, या फिर ऐसा समझ लो U1 बराबर V2 निकल के आ गया, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्या हुआ, जो वेलोसिटी U1 थी, यानी कि ए ऑब्जेक्ट जो था उस वो मूवमेंट कर रहा था, लेकिन आफ्टर इंटरेक्शन दोनों ऑब्जेक्ट के मास सेम होने के कारण ऑब्जेक्ट बी मूवमेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट बी। दिस कंसिक्वेंस, जो ये रिजल्ट यहां पे निकल के आया है, दिस कंसिक्वेंस इज यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो कंसिक्वेंस हमने यहाँ पे देखा, ये जो रिजल्ट यहाँ पे आउटकम निकल के आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल आउटकम था, जितना भी आपने समझा अभी तक, ये जो आउटकम है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इज यूज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब चेन रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस केस में न्यूट्रॉन को मॉडरेट करने के लिए या फिर स्लो डाउन करने के लिए इस वाले प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।